आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका इबेक्स कैश स्टूडियो में और आप देखना शुरू कर चुके हैं महाराष्ट्र की महाभारत। जी हाँ, आवाज अड्डा में आज महाराष्ट्र की महाभारत में रोज एक नए खुलासे हो रहे हैं, रोज एक नई परत खोली जाती है और ट्वीट से हमें जानकारी मिलती है कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें नवाब मलिक जी कोई खुलासा करेंगे। फिर दूसरी तरफ से मिलती है कि आज देवेंद्र फडणवीस जी कुछ खुलासा करेंगे और ऐसा क्रम लगातार चल रहा है। थोड़ा बैकड्रॉप पे आपको समझाते हैं। ये केस शुरू हुआ था आर्यन खान के उस क्रूज ड्रग मामले से, जब उनके ऊपर आरोप था कि वो ड्रग पार्टी में शामिल थे। उनकी गिरफ्तारी हुई, वो जेल में रहे, फिर मामला कुछ दिन तक चला। उसके बाद फिर नवाब मलिक जी की एंट्री होती है इस मामले में। नवाब मलिक जी कौन है? ये महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पूरा मामला फर्जी है और समीर वानखेड़े ने वसूली के लिए सारा काम किया था। उनके ऊपर निजी आरोप लगाए गए। तो समीर वानखेड़े जी कौन है? समीर वानखेड़े जी NCB के जोनल डायरेक्टर हैं, जो उस आर्यन खान वाले केस की जांच कर रहे थे। जब उनके ऊपर निजी आरोप लगने लगे कि ड्रग की मामले में ये शामिल हैं, इनके लोग थे, फिर एक बीच में आरोप लगाया गया कि ये पूरा किडनैपिंग का मामला तक आ गया, जबकि उस एफिडेविट में आर्यन खान ने अपने आप को इस मामले से अलग किया। अब ये मामला छूट गया पीछे। अब मामला क्या सामने आया? अब नवाब मलिक जी ने पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस की पत्नी के ऊपर भी किसी के साथ फोटो का एक इल्ज़ाम लगाया कि वो ड्रग पेडलर था, उसके साथ उनकी फ़ोटो क्यों है। मामला वहाँ से बढ़ा, फिर आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए। देवेंद्र फडणवीस जी की एंट्री हुई और फिर इस मामले में आज देवेंद्र फडणवीस जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत ही गंभीर आरोप नवाब मलिक के ऊपर लगाए। उनके ऊपर मुख्य आरोप ये लगाया गया कि अंडरवर्ल्ड के साथ उनके कनेक्शंस हैं और उन्होंने अंडरवर्ल्ड के लोगों की मदद की है। खास तौर पे जो मुंबई ब्लास्ट के आरोपी हैं उनकी मदद की है। कैसे मदद की है? उनकी एक ज़मीन थी LBS मार्ग में 3 एकड़ की, जिसको मात्र 20 लाख रुपए में उन्होंने खरीदा। इसलिए खरीदा क्योंकि वो टाटा के आरोपी हैं, ज़मीन जब्त हो जाती थी, इसलिए उनकी मदद करने के लिए ज़मीन खरीदी गई। इसके जवाब में नवाब मलिक जी ने कहा कि वो कल एक हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे आरोपों का, यानी वो कुछ और बड़े खुलासे करेंगे। तो ये रोज चल रहा है और एक महाभारत के रूप में ले चुका है। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक चुनी हुई सरकार ठीक ठाक चल रही है। मूल केस जो आर्यन खान का था, वहाँ से चलते हुए समीर वानखेड़े पे आया, समीर वानखेड़े से फिर मोहित कंबोज पे आया, मोहित कंबोज से अब देवेंद्र फडणवीस और नवाब मलिक के ऊपर सेंट्रलाइज्ड हो गया है। तो इसी को समझने की कोशिश करें कि चल क्या रहा है। हमारे साथ जो प्रवक्ता है उनसे आपका परिचय करा दें। विनोद वाघ जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विद्या चौहान जी हमारे साथ होंगी, NCP की प्रवक्ता। किशोर तिवारी जी हैं, शिवसेना के नेता, प्रवक्ता और दर्जा प्राप्त मंत्री भी हैं। अशोक वानखेड़े जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आशुतोष श्रीवास्तव हैं, वकील हैं हमारे साथ। और मेरी सहयोगी और CNN News 18 की ब्यूरो चीफ विनया देशपांडे मेरे साथ स्टूडियो में मेरी मदद करेंगी इस मामले को समझने में। विनया, मैं पहले आपसे ही समझ लेता हूँ, ये चल क्या रहा है? रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, रोज एक ट्विटर बम, ये सब क्या है? ये जो बैटलफील्ड है ये आपको लगातार ग्राउंड्स चेंज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि आपने पहले कहा कि आर्यन खान का मामला था, तो फिर उसके बाद समीर वानखेड़े वर्सेस नवाब मलिक हो गया। मोहित कंबोज के बाद एक बात जो छूट गई और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि अमृता फडणवीस का नाम इसमें आया। और क्यों आया? क्योंकि नवाब मलिक ने सीधा निशाना साधा अमृता फडणवीस पे, कहा कि जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब अमृता फडणवीस का जो एक वीडियो आया, म्यूजिकल वीडियो, उसका फाइनेंसिंग एक ड्रग पेडलर ने किया, एक ऐसा ड्रग पेडलर जो कि फिलहाल अरेस्ट में है। अब इससे खौफ खाए हुए जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा कि दिवाली के बाद हम बम फोड़ेंगे। जो आज का बम फूटा वो बम था जो हमने देखा। अब कल की बारी जब होगी तब नवाब मलिक और एक जो बड़ा हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, उसमें शायद और कुछ नाम आए। तो अभी NCB में मामला चल रहा है। NCB ने अपना दामन बचाने के लिए एक तरफ समीर वानखेड़े को अलग कर दिया है जो हाई प्रोफाइल केसेस थी उनसे, दूसरी तरफ एक विजिलेंस कमेटी बिठा दी है जो काफी ऐसे अहम लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रही है जिनका इस सब में हाथ है। दूसरा बैटलफील्ड है हाई कोर्ट, जहां पे समीर वानखेड़े की फैमिली ने
जो डेफेमेशन सूट है वो नवाब मलिक पे डाला है। तीसरा है पॉलिटिकल, जो कि हम देख रहे हैं, जिसमें निशाना सीधे तौर पे भाजपा और एनसीपी एक दूसरे की तरफ साधे हुए हैं। तो ऐसे कई बैटलफील्ड्स खुल रहे हैं और शायद कल से और भी खुलेंगे। या दर्शकों को याद रखना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। एक्चुअली ओटीटी सीरीज की बिल्कुल पटकथा है ये। एक नाम हम लोग भूल गए, चीनू पठान की भी एक फोटो आई है, पता नहीं कौन है चीनू पठान। वो एक फोटो डाली गई उनके साथ, वो पुराने एक मुख्यमंत्री जी की फोटो दिख रही है, पता नहीं कितनी सच फोटो, डॉक्टर भी हो सकती है मुझे नहीं पता, लेकिन बीच में एक कैरेक्टर वो भी आया कि ये चीनू पठान कौन है, ये दाऊद के साथ के आदमी हो सकते हैं और इनके सामने वो परब साहब क्यों खड़े हैं, ये कंबोज जी ने भेजी थी फोटो। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, इसलिए इसको हमने कहा थोड़ा समराइज करके समझ लेते हैं। लेकिन शिवसेना के नेता किशोर तिवारी जी है, मंत्री जी के ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगा है कि अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है, उनकी मदद करने का आरोप है, जो कि मुंबई ब्लास्ट का आरोपी है, सजा याफ्ता है। तिवारी जी आवाज आ रही है जी? देखिए, ऐसा है कि ये जो अभी इन्होंने समय देखिए आप, 2003 का कोई जमीन खरीदी का मामला है, 2005 का जो है, हाँ। इस सब की तो इंक्वायरी होनी ही चाहिए और नियम के उल्लंघन से हुआ होगा तो नवाब मलिक साहब ने स्पष्ट बोला कि मुझसे मांग लेते तो मैं ही दे देता। और मुझे तो चुस्त दुरुस्त जानकारी मिली कि कोई नियम वगैरह तोड़े नहीं गए हैं और उसका क्या है कि मूल्यांकन कम बताकर स्टैंप ड्यूटी चुराई गई है वगैरह, तो ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। लेकिन नीरज जी, एक मूल मुद्दा था कि एनसीपी का जो एनडीपीएस एक्ट का दुरुपयोग कर कर एनसीपी के अंदर धांधली होती है और एनसीपी के अंदर उगाई होती थी, ये मूल मुद्दा है जिसको एनसीपी ने खुद ने ही बहुत सीरियसली लिया है। उनका एक विजिलेंट कमेटी आई है जो एक एसआईटी बनाकर वो चेकिंग भी कर रहे हैं। नहीं किशोर जी आप उससे पहले कि वो एनडीपीएस और एनसीबी की तरफ बढ़ जाएं, ये मामला सिर्फ 3 करोड़ की जमीन 20 लाख में खरीदने का नहीं है। ये जमीन जिससे खरीदी गई है उनकी मदद का आरोप है। आशीष शेलार ने भी एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि मलिक साहब ने तो स्वीकार किया कि हाँ हमने वो जमीन खरीदी, उससे खरीदी है, कबूल वो भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे ही बोल रहे थे कि उन लोगों से जमीन खरीदी गई और उस समय नवाब मलिक साहब मंत्री थे। तो ये जमीन उन लोगों से क्यों खरीदी गई जो कि मुंबई ब्लास्ट के आरोपी हैं? देखिए, ये तथ्य आज ही सामने आए हैं। अच्छा। नहीं तो महाराष्ट्र सरकार या भारत सरकार जो बीजेपी की है उन्होंने इसके डिटेल में कभी गए नहीं। अभी मेरी सरकार भी इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, ये मैं क्लियर कर रहा हूं और नवाब मलिक ने कानून से जो होगा वो फेस करने तैयार है। लेकिन मुझे बताइए, ये जो एटम बम इन्होंने निकाला जो बहुत पुराना होने से जो बराबर फटा नहीं, लेकिन मुझे बताइए देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आरोप लगे थे, उससे काउंटर करने के लिए इन्हें लैंड ग्रैबिंग का एक मामला लाया है। लेकिन मैं अगर बताऊं कि बीजेपी के कई विधायक जो बड़े बड़े बिल्डर ही है बंबई में और जो स्लम एरिया डेवलपमेंट के पूरे प्रोग्राम चलाते हैं, तो मैं एक जवाबदारी से आपको बताता हूं कि पिछले 5 साल में देवेंद्र जी के कार्यकाल के अंदर कभी करीब 1 लाख करोड़ का काम हुए, जो काम के अंदर बहुत ही रेगुलेटरी थी। तो अभी ये जो अंडरवर्ल्ड के संबंध की बात कर रहे हैं, तो एक मैं बताता हूं कि एनसीपी की खुद की कारगुजारी अगर देखते हैं आप 14 से 19 की, तो उसके अंदर बहुत सारे केसेस खुले और वो फिर फाइलें बंद हो गई। तो ये सब चीजों तो आप भी तो सहयोगी थे उस सरकार में। ड्रग तिवारी जी, आप तो पार्टनर थे उस गवर्नमेंट में, पार्टनर इन क्राइम भी रहे होंगे। फिर अगर फाइल खुली और बंद हो गई तो ये तो आप स्वीकार करिए, पार्टनर तो थे ना आप उस समय। नहीं, गृह मंत्रालय इनके पास था और मुख्यमंत्री के ये मतलब अच्छा, ये एक नया फार्मूला है। देखिए विनया जी कि जब मतलब तिवारी जी क्या कह रहे हैं आप कि सरकार में है लेकिन वो मंत्रालय उनका, इसलिए वो पूरी उनकी जिम्मेदारी है।
बिल्कुल, ये तो वैसा ही डायलॉग हो गया ना जैसे राहुल जी सरकार में कांग्रेस में शामिल, लेकिन मेरी चलती नहीं। हमेशा का ये मुद्दा रहा है भाजपा के साथ, शिवसेना के साथ भी और कांग्रेस और एनसीपी के साथ भी। हमने देखा पृथ्वीराज चव्हाण पे भी कई आरोप लगे एनसीपी के द्वारा, जबकि वो पार्टनर्स थे। सेना और भाजपा जब सत्ता में थे तब सेना द्वारा लगे, भाजपा द्वारा लगे अपने अपने पोर्टफोलियोज को लेकर। तो कहीं ना कहीं तो वो उनका है, इसलिए वो जाने। हाँ, कहीं ना कहीं डिस्टेंस कर लेना। अगर अच्छा हुआ तो सबका क्रेडिट है, बुरा हुआ तो वो उनका है। हाँ, एक बात मैं करता हूँ नीरज, कि अकाउंटेबिलिटी तो सबकी फिक्स होगी। अगर हमारे कोई मिनिस्टर गलत काम करते हैं तो हम भी उसकी जवाबदारी लेते हैं, लेकिन सरकार में कोई काम गलत हुआ है तो उसकी भी जवाबदारी लेते हैं। मेरी बात समझ लो आप। लेकिन एक चीज जो आ रही है, मोहित कंपोज लो या कोई पाटिल आ गया, या ये जो ड्रग पेडलर्स और ये पावर ब्रोकर कब से बन गए, और एक भानुशाली है वो गुजरात और केंद्र सरकार में भी काम करता है। ये सब पावर ब्रोकर्स और दलालों की जो जमात तैयार हो गई और सरकारें बनने पर ये जो बहुत एक्टिव हो जाती है। एक दिन में थोड़ी तैयार हुई तिवारी जी, ये एक दिन में थोड़ी सब तैयार हो जाती है। विनोद वाघ जी, सर एक मिनट, बहुत सारे लोग हैं, छोटे छोटे बात करेंगे। विनोद वाघ जी ये आरोप कह रहे हैं कि ये सब पुराने जमाने के हैं और ऐसा होगा तो हम देखेंगे, कार्रवाई करेंगे, और वो नहीं मानते कि तिवारी जी नहीं मानते कि आपके आरोप में बहुत दम है। मतलब बीजेपी ने जो आरोप लगाया देवेंद्र जी ने। देखिए नीरज जी, आज नवाब मलिक के फैमिली से जो फराज मलिक है, उन्होंने इस बात को कबूल किया है कि उन्होंने सलीम पटेल जो है उनसे उस व्यवहार के लिए उन्होंने वो कबूलनामा वहां पर दिया है कि वो व्यवहार उन्होंने उनके साथ किया है। मगर वो कहते वक्त उन्होंने ये भी बात कही कि हमको पता नहीं था कि वो मुंबई बम विस्फोट से जुड़े हुए थे, ये बात हमको मालूम नहीं, ऐसी बात उन्होंने कही है। ये बात तो उन्होंने कबूल की कि उनके साथ उन्होंने जमीन का व्यवहार किया है। इस बात से यह पता चलता है कि आज देवेंद्र जी ने जो कुछ यहाँ पर प्रेस के सामने रखा वो बात सब सच थी, और ये बात रखने के बाद ये बात भी सामने आई है कि अंडरवर्ल्ड के साथ इनके जो कुछ रिश्ते थे वो आज अभी थोड़े थोड़े सामने आ रहे हैं। देवेंद्र जी ने ये भी बात कही कि ये एक मामला है और ऐसे 4 मामले हैं जिनमें ये साबित होगा कि ये इनके और अंडरवर्ल्ड के कैसे रिलेशन है। अगर ये मुंबई में रहने के बाद इनको पता था कि ये सब मुंबई बम विस्फोट में शामिल थे, तो उनके साथ इन्होंने ये व्यवहार किस बात के लिए किया? अगर इनको मालूम होते हुए ये व्यवहार किया तो जरूर दाल में कुछ तो भी काला है, गड़बड़ है, और इनके अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध है। ये बात की जांच और इंक्वायरी जरूर होगी, और जो कुछ सच है। थोड़ा ऑडियो में दिक्कत है आपके, उसे ठीक कराता हूं। एक सवाल और मन में ये आता है मेरे कि 2003 का मामला है, उसके बाद लंबे समय तक सरकारें रही हैं, शिवसेना की, बीजेपी की, तब किसी को ये बात पता नहीं चली। अब ये देखिए रोज एक बम फोड़ा जा रहा है। विद्या जी, ये बहुत गंभीर आरोप है। एनसीपी के कोटे के मिनिस्टर हैं वो नवाब मलिक जी, उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि वो अंडरवर्ल्ड के एजेंट हैं, ऐसा बोला गया। क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर फडणवीस जी इस महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री है तो इन्होंने जिम्मेदारी से कोई भी बयान करना चाहिए। और जब वो उनके पास होम मिनिस्ट्री थी तो उसके पहले उन्होंने 5 साल में इसके बारे में कुछ कभी बताया नहीं, कुछ जिक्र हुआ नहीं। लेकिन आजकल देश में पिछले 7 सालों से जो कुछ चल रहा है वो इतना गलत चल रहा है, और महंगाई, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीडीपी का ये होना, इसके सब किसान भटकाना है। तो ये नए मुद्दे सामने लाना, अभी जो एनसीबी का वानखेड़े के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगाए गए थे, तो अभी इसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं फडणवीस आगे आए हैं, और फडणवीस जी ने ये कहा है कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से कुछ रिश्ते हैं। अभी उन्होंने जो दिवाली के बाद में जो बम फोड़ने का काम किया है, तो मुझे लगता है वो बम उनकी तरफ से फूटा ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने 1993 में मुंबई में जो बम ब्लास्ट हुए थे उसकी कितनी ये थी, किस तरह से हुए थे उसका जिक्र किया। फिर उसके जो आरोपी कोई थे उनकी ये लैंड है और वो लैंड नवाब मलिक ने खरीदी है। इस तरह से उन्होंने एक कुंभांड यानी एक रचाया गया था, हाँ। जिसमें कोई दम ही नहीं था, क्योंकि मुंबई में मैं पिछले 35 सालों से स्लम्स में काम करती हूँ।
और जहां पर नवाब मलिक कुर्ला में रहते हैं, जब बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि वो भंगार का बिजनेस करते, ये करते, तो उनका वहां पर गोडाउन था। अभी उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फडणवीस जी के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये जिक्र किया है कि मुनीरा पटेल और उनका वहां पर जो जगह थी उसमें 140 झोपड़े थे, वही प्लॉट पे उनका गाला था। अभी उसके बाद आज अगर फडणवीस ये कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड का कोई आदमी था, उससे नवाब मलिक जी का संबंध है, उनसे उन्होंने ये लैंड परचेस किया है, तो ये सब मुझे लगता है डाइवर्ट करने का तरीका है। जबकि नवाब मलिक जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस विद्या जी एक चीज सुनिए, कहा है कि मेरा इनसे कोई संबंध नहीं, हसीना पारकर कौन है, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं था। ये जानकारी देने के बाद भी अगर आप लोग बार बार ये कहोगे कि एनसीपी का कुछ संबंध है, तो मुझे लगता है कल 10 बजे ही नवाब मलिक इसका खुलासा नहीं, हम लोग उसका इंतजार भी करेंगे कि कल एक और बड़ा खुलासा नवाब मलिक जी करेंगे, जिन्होंने कहा कि वो हाइड्रोजन बम है। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि जो पेपर्स उन्होंने दिखाए देवेंद्र फडणवीस जी ने, जो उसमें डीड दिखाई, जो रकम बताई, वो सब सही है, उसको नवाब मलिक जी ने भी रिफ्यूट नहीं किया। उनके लड़के जो फराज मलिक हैं उन्होंने भी रिफ्यूट नहीं किया, उन्होंने कहा हाँ हमने खरीदी है। अब वो किससे खरीदी, उसका बैकग्राउंड क्या था मुझे नहीं पता, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। सवाल जो देवेंद्र फडणवीस जी उठा रहे हैं कि जिससे आपने खरीदी वो एक्यूज था बॉम्बे ब्लास्ट का और आप उसमें मिनिस्टर थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मिनिस्टर को ये पता ना हो कि इतनी बड़ी 3 एकड़ जमीन जो करोड़ों की थी और वो कौड़ी के दाम बिक रही है? तो कौन ऐसा धर्मात्मा आदमी है जो 3 करोड़ का माल 20 लाख में बेच रहा है? तो ये क्वेश्चन उन्होंने रेस किया है, इसलिए सवाल उठता है। दूसरा, विद्या जी ये बताइए बहुत संक्षेप में कि आर्यन खान की गिरफ्तारी समीर वानखेड़े कर रहे हैं, इसमें नवाब मलिक जी को क्या लेना देना था कि समीर के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया? अभी दोनों का इसका मैं जवाब देती हूँ कि 3 करोड़ का या क्या जमीन 30 लाख का, वो क्या मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुंबई में जब पहले मैंने पार्ला में फ्लैट लिया था 35 साल पहले, तो उसकी कीमत 6 लाख थी, आज उसकी कीमत 4-5 करोड़ होगी। तो ये कहना गलत है कि विद्या चौहान का प्रॉपर्टी है 5-6 करोड़ का, पार्ला में वो कहाँ से लिया, ऐसा भी सवाल उठ सकता है। नहीं, आप आज की कीमत के हिसाब से कर रही, वो उस समय की कीमत के हिसाब से। आज तो वही मैं बोल रही हूँ। 3 एकड़ जमीन 2003 में भी 20 लाख की नहीं मिलती मैम। मुंबई तो बहुत ही महंगा शहर है। मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन नवाब मलिक ने जो जानकारी दी वो सही मानते हुए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूरा कहा है। अभी आप बोल रहे हो कि वानखेड़े जी का क्या हुआ, तो वानखेड़े जी जो है वो केंद्र सरकार का मोहरा है। यानी एनसीबी का जो इंक्वायरी चल रहा है पिछले 1.25 साल से, जिस तरह से रिया चक्रवर्ती हो, दीपिका पादुकोण हो और कितने ही लोगों को उन्होंने पकड़ा है, उनको जेल में बंद कर दिया है, तो जिस तरह से केंद्र तो मतलब मलिक साहब शूटिंग द मैसेंजर कर रहे थे। देखिए नवाब मलिक जी ने अगर मैं मान लूं कि समीर वानखेड़े केंद्र सरकार का मोहरा भी थे, तो आप मैसेंजर के पीछे क्यों पड़ गए? फिर आप सीधे 1-on-1 करते केंद्र सरकार से। समीर वानखेड़े तो मोहरा थे ना, आप ही कह रही हैं। हाँ तो मोहरा, वही तो बोल रही हूँ ना, वो केंद्र सरकार ने भेजा हुआ मोहरा था ना। तो आप बीच में मत बोलिए, तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ ना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि वानखेड़े जी जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को, यानी अभी क्या चल रहा है पूरे देश में, किसानों को कुचल देना, किसान 1 साल से बैठे उनकी तरफ ध्यान न देना, बेरोजगारी बढ़ गई, नोटबंदी हो गई, पूरा देश अदानी अंबानी को बेचने का काम हो रहा है, रिलायंस क्या कर रहा है, और एयरपोर्ट्स बेचे जा रहे हैं, रेलवे बेचे जा रहे हैं, LIC बेचे। तो इससे डाइवर्ट करने का लोगों का कोई ना कोई बहाना होना चाहिए। तो फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पॉपुलर है, तो इसके ऊपर शाहरुख खान के जैसे लोग, गॉट योर पॉइंट, तो पूरा कि उन बड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बॉलीवुड को टारगेट करके समीर वानखेड़े को उसके पीछे लगाया गया, और उससे फिर ध्यान बटाने के लिए नवाब मलिक साहब ने समीर वानखेड़े को टारगेट किया। ये आपकी थ्योरी। अशोक वानखेड़े जी, इतना सब कुछ आपने सुन लिया, मैं आपसे कोई सवाल पूछूं या आप खुद ही बताएंगे सर? नहीं, पूछिए। नहीं, आप बताइए सर, मैं क्या सवाल पूछूं? ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एक नया खुलासा होता है। महाराष्ट्र में
इसमें आज जब बोले हैं फडणवीस ने आज ऑल ऑफ अ सडन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली। दिवाली के पहले फडणवीस बोले थे कि दिवाली के बाद मैं बात करूंगा। इसके पहले नवाब मलिक ने फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस पे आरोप लगाए कि उसके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है, और एक फोटो ट्वीट किया जिसमें कोई अंडरवर्ल्ड का कोई कनेक्शन वाला आदमी होगा, किसी एनजीओ के साथ काम करते हुए वो फोटो था। उसके बाद पूरा एक्सप्लेनेशन दिया फडणवीस ने कि ये आदमी किसका है, किसके साथ है, मैं और मेरी पत्नी उस एनजीओ से कैसे जुड़े हुए हैं। उसके बाद उन्होंने किया कि अब मैं बताता हूं कि इनके क्या अंडरवर्ल्ड से संबंध है। सवाल ये है कि कागज फडणवीस जी के पास है, एजेंसीज अपने देश में हैं, सीधे एजेंसीज को दे दो और एजेंसीज को इन्वेस्टिगेशन कर दो। ANI को इसमें INA को इसमें आना चाहिए क्योंकि इसमें आतंकवाद का मामला है। इसमें जो कागज वो दिखा रहे हैं नवाब मलिक कि हम वहाँ बहुत पुराने किराएदार थे और घर मालिक ने हमको कैसा लेने के बोला, वो सारा उस एजेंसीज को बताएंगे। लेकिन मेरा एक दूसरा सवाल है कि क्या किसी क्रिमिनल से जमीन खरीदना यदि क्राइम है तो फिर अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट में जो जमीन खरीदी गई थी जिस पाठक से, वो भी अब्सकॉन्डर था, फरार था। लाखों लोगों के करोड़ों रुपए हड़पने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस उसको ढूंढ रही थी। उसका वो डील मेयर के घर में होता है अयोध्या के, और उसको जस्टिफाई किया जाता है कि भैया उसमें वो पाठक क्या था हमको नहीं मालूम। तो ये उसी टाइप का सिमिलर टाइप का केस दिखता है वहां पे। नहीं वानखेड़े जी, इसमें कंपैरिजन थोड़ा गलत है। वानखेड़े जी कंपैरिजन थोड़ा गलत है। हाँ। बारीकी समझिए, वानखेड़े जी ये जो देवेंद्र फडणवीस जी आरोप लगा रहे हैं, उनका ये कहना है कि वो उनका वहां पे जो भी खोली थी, दुकान थी, गोदाम था, वो 3 एकड़ में नहीं था, वो पार्ट ऑफ दैट था, पार्सल था। पूरी 3 एकड़ जमीन बहुत ही सस्ते दाम पे उन्होंने खरीदी। ये उनका आरोप है कि 2000 रुपए स्क्वायर फीट वाली जमीन 25 रुपए स्क्वायर फीट में खरीदी गई, और जिससे खरीदी गई बिल्कुल वो एक्यूज्ड है। तो हाँ। इसका कंपैरिजन जो आप कर रहे हैं वहां पे ये केस नहीं था, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है जी। नहीं मैं अभी थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, थोड़ा सा क्लियर कर दूं, क्योंकि मैंने भी बहुत स्टडी करके ही कंपैरिजन किया। मैं बहुत सोच समझ के स्टेटमेंट कर रहा हूं। हाँ बताइए। जिसमें राम अयोध्या में जो जमीन खरीदी गई वो भी अक्यूज था, पॉइंट नंबर 1, एक्यूज बराबर है। दूसरी बात, राम मंदिर में जो जमीन खरीदी गई वो भी रेडी रेकनर से बहुत कम रेट में खरीदी गई, और दूसरे दिन रजिस्ट्री होती है तो 8 करोड़ की हो जाती है। तब ये बताया गया कि एग्रीमेंट टू सेल बहुत पहले हुआ था, इस वजह से रेडी रेकनर के नीचे खरीदी गई पाठक द्वारा, और फिर पाठक ने ऊंचे। नहीं सर, फिर आप गलत बोल रहे हैं सर। रेडी रेकनर से नीचे नहीं खरीदी। नहीं अशोक वानखेड़े जी प्लीज, मैंने भी बहुत स्टडी किया है। वो रेडी रेकनर से नीचे नहीं थी, वो मार्केट वैल्यू से नीचे थी, जो कि बहुत ज्यादा थी। प्लीज आप इसको करेक्ट कर लीजिए सर, वो रेडी रेकनर से नीचे नहीं थी। आप नहीं इस बारे में यदि मैं गलत हो गया तो मैं पत्रकारिता छोड़। सर पत्रकारिता मत छोड़िएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो रेडी रेकनर का इशू नहीं था। नहीं आप मुझे गलत मत बताइए। नहीं मुझे गलत मत बताइए, कंपैरिजन गलत कर रहे हैं आप। पाठक ने वो जमीन, कंपैरिजन गलत कर रहे हैं सर आप, मैं ये कह रहा हूं आदमी से। आप पूरी तो सुन लीजिए, तो सुन लीजिए सर। पाठक ने वो जमीन खरीदी किसी और से, और उसकी रजिस्ट्री होने के दूसरे दिन रजिस्ट्री की उसने राम मंदिर ट्रस्ट के साथ। तो पाठक ने जो जमीन खरीदी, उसका जो खरीदी का जो खेल है वो नवाब मलिक का खेल है कि बहुत ही सस्ते में खरीदी पाठक ने। इसमें और एक पाठक ने को जब पूछा तो आपने इतने सस्ते में कैसी खरीदी, तो उसने कहा कि मैंने सेल एग्रीमेंट आज से 20 साल पहले किया था। अशोक वानखेड़े जी, सर मैं विनम्रता से कह रहा हूं, आप फिर से इस बात को मेरी सुन लीजिए एक बार। उस मामले का आरोप ही ये था कि वो जमीन में ज्यादा पैसे राम मंदिर ट्रस्ट को बेच के कमाए गए, ये उसका मुख्य आरोप था। इसलिए मैं कह रहा हूं दोबारा देखिए। लेकिन चलिए अब ये चूंकि विषयांतर हो रहा है, हम लोग इस पे 1-on-1 चर्चा। सर नहीं देखिए, मैं सर अशोक वानखेड़े मैं क्या कह रहा हूं, एक सेकंड मैं एक विषयांतर नहीं। जब पैरेलल कोई ड्रॉ करता है, मैंने आरोप उसके नहीं थे, मैं भी टीवी पे था तब, मैंने भी लगातार बोला। मैंने ये बोला मुझे वो कीमत पे नहीं है, कीमत को जमीनों के आती जाती रहती है। मुझे ये है कि वो अब्सकॉन्डिंग आदमी, वो जो फरार था, उसने उसकी रजिस्ट्री कैसी हुई और वो कैसा गवाह बना दूसरे रजिस्ट्री। सर फिर और ये मैं कह रहा हूं ना, आप ये सवाल मैं लगातार उठा, सवाल आप उठाइए सर, लेकिन एक बॉम्बे ब्लास्ट के आरोपी को आप एक उस केस से कंपेयर कर रहे हैं जिसका कोई लेना देना नहीं। सर मैं इस पर 2 घंटे जिरा कर सकता हूं, कंपैरिजन गलत है आपका सर, प्लीज। एग्जैक्टली
मैं आपको बोल रहा हूं इस मामले में तो नहीं। मैं खुद कह रहा हूं। ये केस दूसरा है सर, यहाँ पे पूरा आरोप अंडरवर्ल्ड, दाऊद इब्राहिम, इन सब से जोड़ा जा रहा है। आप उसको वहां अयोध्या की जमीन से जोड़ रहे हैं, गलत कंपैरिजन है ना सर। सर एक मिनट रुकिए, विनय आप इसमें क्या जोड़ना चाहती हैं? एक महत्वपूर्ण मुद्दा सर एक बात पूर्ण सुन लीजिए बात। मैं जब मैं मेरी बात सुनो आप, मैं जब कंपेयर करता हूं तो गलत होता है, और जब आर्यन खान के केस में कुछ ड्रग भी नहीं मिला तो भी सर वो बोलिए ना, उसी विषय पे बात करनी है तो कंपेयर नहीं, आर्यन का केस क्या था नहीं था, समीर वानखेड़े कितने की शर्ट पहनते, कितने की पैंट पहनते हैं, ये तो विषय से ही तो चर्चा की विषय हो रहा है ना। मलिक ने ये जी विनय ने 2008 ऐसा है जो नवाब मलिक ने खुद बताया। सर एक मिनट, अशोक वानखेड़े जी एक जरूरी बात सुन लीजिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग जो करके आई है उनसे, उनकी भी सुन लीजिए, बताइए विनय। मुद्दा ये है कि नवाब मलिक ने खुद बताया कि अगर सनातन संस्था जैसी संस्था है जो दाऊद का घर खरीद सकती है, ये जानते हुए कि दाऊद का हाथ है 1993 बॉम्ब ब्लास्ट में और वो एक अक्यूज है जो कि फरार है, तो फिर अगर नवाब मलिक किसी से जमीन खरीदे तो उस पे क्यों सवाल उठाया जा रहा है? तो ये एक मुद्दा उन्होंने उठाया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे एक बतानी है, इसका लीगैलिटी के एस्पेक्ट से जो नाता हो, फडणवीस जी किसी भी एजेंसी के पास जाएं, चाहे ईडी के पास जाएं, चाहे इनकम टैक्स के पास जाएं, एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है जो उन्होंने उठाया और जिसका आगे जाके बहुत ही बड़ा इमोशनल इशू बनेगा, वो ये है कि कुछ ही महीनों बाद मुंबई में बीएमसी के इलेक्शंस है और इसको मद्देनजर रखते हुए शायद फडणवीस जी ने ये बहुत ही इमोशनल तार छेड़ा मुंबईकरों के साथ कि जिन मुंबईकरों के चीथड़े जिन लोगों ने उड़ाए उनके साथ एक मंत्री यहाँ पे डील कर रहे हैं। तो इसका लीगली जो रेपरकशन हो वो हो, लेकिन इसका जो इमोशनल ब्राउनी पॉइंट है वो भी भाजपा कहीं ना कहीं लेना चाहती है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को कटघरे में खड़ा करके, क्योंकि एनसीपी शिवसेना के साथ है और शिवसेना एक बहुत ही बड़ा पक्ष मुंबई में बीएमसी में माना जाता है। करेक्ट, उनकी तो सत्ता भी उनकी, ऐसा एक वकील साहब भी उनको शामिल कर ले, फिर आते दोबारा से। आशुतोष जी बताइए इसमें लीगल क्या पहलू बनते हैं? इतना पुराना केस लिया जाएगा वापस? सनातन धर्म वाला कंपैरिजन गलत है क्योंकि सनातन ने वो सरकार से ली थी। देखिए एक मिनट सर, ऑक्शन में अशोक वानखेड़े जी मैं इसीलिए कह रहा हूं सर कि उस वाले मुद्दे को छोड़ देते हैं, क्योंकि उस पर भी मैं बहुत बहस कर सकता हूं कि कब किससे नहीं, ठीक है आई एग्री, वो छोड़ दीजिए ना सर, इसीलिए कह रहा हूं। इशू यहाँ पे जो विनय ने अभी रात में रखा कि एक सेंटिमेंटल इशू बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन थोड़ा लीगलिटी समझ लेते, उसके बाद आते हैं शिवसेना जी को जवाब देना, चुनाव है आगे 2 महीने बाद। बताइए। हाँ जी, मैं नीरज जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एलिगेशंस लगाए गए हैं ये ऑब्वियसली बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अब ये एलिगेशंस जो लगाए गए हैं इसके साथ क्या एविडेंस, सपोर्टिव एविडेंस क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि जहां पर टाडा का सवाल है, तो देखिए टाडा 1987 में बना था, इंट्रोड्यूस हुआ था और 2004 में रिपील हो गया था। तो जो प्रॉपर्टीज का जो डील हुआ, क्या ये 2004 के पहले हुआ कि उसके बाद में हुआ? पहले हुआ सर। अगर 2004 के पहले हुआ डील तो सवाल ये है कि जो टाडा में प्रोविजन था लॉ का, वो जैसे सेक्शन 7A था जिसमें कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको वाइड पावर्स दिए गए थे टाडा के अंडर, और अगर वो चाहता तो कोई भी प्रॉपर्टी अगर उसको लगता है कि ये किसी टेररिस्ट एक्टिविटी का पार्ट है या किसी ने टेररिस्ट एक्टिविटी के थ्रू उस पैसे से खरीदा है या ये ऐसे पर्सन को बिलोंग करता है जो कि जिसके ऊपर प्रोसिक्यूशन चल रहा है, तो उसको पावर था इस प्रॉपर्टी को अटैच करने का। तो क्या ऐसा कोई अटैचमेंट उस समय हुआ था? क्या जो अथॉरिटीज थी जो टाडा का काम उस समय देख रही थी, प्रोसिक्यूशन जो चल रहा था, क्या उस समय ऐसा कोई नोटिफिकेशन दिया गया था? दूसरा कि जो है सेक्शन 8 था टाडा के अंदर जिसमें कोर्ट को भी पावर था कि अगर कोर्ट चाहता तो जो है उस प्रॉपर्टी को हमेशा के लिए सीज कर सकता था, उसको फोरफीट भी कर सकती थी सरकार। तो क्या सरकार ने फोरफीट करने के लिए कोई प्रोसीजर को अपनाया था उस समय कि नहीं अपनाया? आशुतोष जी ये बात देवेंद्र जी ने रखी थी, उन्होंने एक ये प्रेमाइस भी सेट किया था कि ये जमीन जब्त हो जाती टाडा के तहत, उसी को बचाने के लिए मलिक साहब ने किया। अगर नहीं तो देखिए प्रोविजनल अटैचमेंट तो बहुत पहले हो सकता था। नहीं ये तो फिर जांच के आगे पता लगेगा कि भाई उस समय क्या हुआ था, क्या, लेकिन ऐसा उन्होंने बोला आज।
उसके बाद हाँ जी, उसके बाद जो वैल्यूएशन को लेकर के जो बात हो रही है, तो अगर जो एक्यूज्ड था, अगर वो बिहाइंड द बार था, तो उसने इस तरह से पावर ऑफ अटॉर्नी जो दे रखा था किसी और को, उस पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या इस तरीके के पावर्स थे, क्या जो भी स्टैम्प ड्यूटी था वो सब पेड था, नहीं था। उसके बाद उसका जो वैल्यूएशन को लेकर के जो बात हो रही है, क्या वो वैल्यूएशन सही था, उसका पेमेंट कब आया, कैसे आया, ये बहुत सारी बातें हैं उसके अंदर, जो मुझे लगता है कि अगर सफिशिएंट एविडेंस है, देखिए सिर्फ एलिगेशन से नहीं होगा। हाँ, एलिगेशन में अगर प्राइमा फेसी कुछ एविडेंस दिखता है, बिल्कुल मुझे लगता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन अगर इंडिपेंडेंट एजेंसी करती है तो ऑब्वियसली दूध का दूध, पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। और ये आज के डेट में तो ये एलिगेशंस है, दोनों तरफ से एलिगेशंस है, और मुझे लगता है बहुत सारे एलिगेशंस सही भी होते हैं और बहुत सारे एलिगेशंस जो है हो सकता है इमेजिनरी भी होते हैं, या हमें लगता है कि ऐसा हुआ होगा, या हम उसको एज्यूम करके। जी आशुतोष जी, ये मामला इतना फैल गया है ना कि इसको वाकई बड़ा समेटना बड़ा मुश्किल काम है। इतने कैरेक्टर हैं इसमें, इतने एलिगेशंस हैं, तरह तरह के नए नाम बीच में आ जाते हैं। कल हो सकता है फिर कुछ नया नाम आ जाए, तो हम फिर से शो करने बैठेंगे तो हमें समझना कि कहाँ से शुरू करें। इसलिए हमने आज आर्यन खान को पीछे छोड़ दिया, समीर खान को पीछे छोड़ दिया, अब ये दो नए लोगों के बीच में चला। सर मुझे एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है, लौट के आगे इस बात को आगे बढ़ाते हैं और अशोक वानखेड़े जी से पूछूंगा कि क्या ये विशुद्ध राजनीति है, और शिवसेना के तिवारी जी बताएंगे कि क्या चल रहा है। भाई सरकार आपकी क्यों नहीं इस पे एक एक्शन लेती? मंत्री जी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो फिर कार्रवाई कर लीजिए ना सर, ब्रेक के बाद। सर में आज हो रहा महाराष्ट्र की महाभारत, रोज उसमें एक नया अध्याय खुलता है और एक कुछ चीज़ें सामने निकल के आती है, उसी को आज हम समझने की कोशिश करें। अच्छा, इस सेगमेंट में समय कम होता है, इसलिए विनम्र निवेदन है कि छोटे छोटे जवाब दें। तिवारी जी, शिवसेना वाले किशोर तिवारी जी, ये भाई ये आप लोग की सरकार है, आप कार्रवाई करिए जहां पे जो आपको लगता है दोषी है, जांच करना बंद करिए। रोज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वॉर चलता है, ये क्या है? इसको तो थोड़ा रोकिए ना सर। हाँ नीरज जी, हाँ, जितने भी आरोप लग रहे हैं उसकी हमने भी एसआईटी बनाई है और एनसीबी ने भी एसआईटी बनाई है, और नवाब मलिक ने जो जो आरोप लगाए और उनके पास जो जो इनपुट और कंप्लेंट्स आ रही है वो हमको फॉरवर्ड भी कर रहे हैं एजेंसी को। तो सरकार तो चुस्त दुरुस्त है, लेकिन आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ, इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ। क्या होता है कि सरकारों के पास बहुत गंभीर प्रश्न है और राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो पूर्ण वेळ उस पर काम कर रही है। लेकिन ऐसा है कि मीडिया मसाले के लिए ये चल रहा है कि क्या मुझे मालूम नहीं, और एनसीपी कितनी संगीन है ये भी मालूम नहीं। लेकिन एक मैं बात बताता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी इन सब चीजों पर बहुत संगीन है, और जो भी तथ्य आज देवेंद्र फडणवीस ने लाए हैं तो कानूनन पक्ष उसका क्या है इसकी भी वो जांच कर अपना हम सरकार बोल के काम कर रहे हैं तो करेंगे हम, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी विपक्ष के नेता है, उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है। उन्होंने तो भी एक राजकीय कोई फोटो आ जाता है उस पर इतने विचलित होकर, अरे यार उनकी पत्नी के लिए आप फोटो दिखाओगे तो वो विचलित नहीं होंगे? अच्छा आप बता रहे हो, अरे भाई जब उनकी पत्नी का फोटो आप दिखाओगे और आरोप लगाओगे तो फिर वो तो सामने से करेंगे ही ना सर, नेचुरल है वो। एक मिनट, नवाब मलिक के दामाद को उसका केवल दामाद है बोलकर 8 महीने आप एनडीपीएस के एक धाराएं लगा के जेल में रखोगे, और उसके बाद हाईकोर्ट में जो लेबोरेटरी का रिपोर्ट आएगा जिसमें वो सुगंधित तंबाकू निकलेगा, तो क्या वो आदमी छोड़ेगा किसी को? मैं बता रहा हूँ, मेरे पास जैसे इनपुट है कि एनसीपी फर्जीवाड़ा कर रही है, उगाई का धंधा कर रही है, तो एनसीपी के खिलाफ फिर आप लोग कार्रवाई करिए ना। आप सबके पास इनपुट है और पिछले 8-10 साल से इनपुट है, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब हम उस इनपुट पे कार्रवाई करेंगे। मेरा सवाल यही है, और आप फिर कह रहे हो मीडिया मसाला। वानखेड़े जी, मीडिया मसाला है क्या? रोज सुबह मसाला हमको मिलता है? ये शुद्ध रूप से राजनीति है और कुछ नहीं है। हाँ। देवेंद्र फडणवीस जी के पास एक कागज होते तो तुरंत रिलीज करते। उन्होंने जब देवेंद्र फडणवीस इससे दूर थे, पूरे एनसीबी नवाब मलिक के फाइट में देवेंद्र फडणवीस ने कभी एक्टिव पार्ट नहीं लिया। और एक बात मान लीजिए, महाराष्ट्र में विरोधी पक्ष कैसा होता है, विपक्ष कैसा होता है, ये पूरे देश के सामने देवेंद्र फडणवीस और उनके टीम ने एक मिसाल रखी है। जब से सरकार बनी है तब से विपक्ष हमलावर है, 2-2 मंत्री इनके खा गया विपक्ष। ये ताकत देवेंद्र फडणवीस उसके टीम की। लेकिन देवेंद्र फडणवीस बिलो द बेल्ट कभी नहीं जाते।
लेकिन जब उनके पत्नी का फोटो आप दिखाओगे, नवाब देवेंद्र फडणवीस ने तो नहीं करवाया था एनसीबी और उनके बेटे को अंदर, समीर वानखेड़े के साथ जो आपकी चल रही थी, उनने साली का निकाला, उनके पत्नी का निकाला, पिता का निकाला, वो अपनी जगह पे था। देवेंद्र फडणवीस के पत्नी को घसीटोगे तो वो हमलावर होंगे। लेकिन मैं इसको राजनीति इसलिए बोलता हूं, सिर्फ 30 सेकंड लूंगा। हमारे यहाँ देवेंद्र फडणवीस औरंगाबाद बेंच पे एक बैलगाड़ी भर के डॉक्यूमेंट लेके गए थे अजित पवार के खिलाफ, और बोले थे वो उस भाषण में, ऐतिहासिक भाषण है औरंगाबाद का, कि इसके बाद अजित दादा चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग। क्या हुआ? उसके बाद दादा चक्की पिसिंग, फडणवीस आटा खाइंग, दोनों मिलके सरकार बना गए। वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने इनके 80 घंटे के लिए। नारायण राणे के बारे में चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गए थे हमारे किरीट सोमैया जी कि नारायण राणे का ये भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार। अब उनको जब सवाल पूछा तो वो बोलता है बहुत पुरानी बात हो गई नारायण राणे की, नई बात पे बात करो, क्योंकि नारायण राणे इधर आ गए। ये हमारे महाराष्ट्र में लगातार होते आ रहा है और ये और बढ़ेगा। अब ये कल कोई डॉक्यूमेंट निकालेंगे, परसों फिर कोई डॉक्यूमेंट निकलेंगे। इस पूरे इसमें महाराष्ट्र की जनता का क्या है? एनीबॉडी थॉट ऑफ दैट? आज महाराष्ट्र में इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। दिवाली के त्योहार में ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद पड़ा हुआ है, स्टेट ट्रांसपोर्ट। भाई दूज के लिए गरीब आदमी 8-8, 9-9, 10-10 किलोमीटर पैर जा रहा है भाई बहन के पास भाई दूज मनाने के लिए। स्टेट ट्रांसपोर्ट इस महाराष्ट्र की लाइफलाइन है, पूरे 15 दिन से बंद पड़ी हुई है। मनमाने रूप से लोग किराया वसूल रहे हैं, टेम्पो और ये जो ऑटो रिक्शा और जो इलीगल ट्रांसपोर्ट है, इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। किसान परेशान है, सोयाबीन एमएसपी पे नहीं बिक रहा है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। कपास की वही हालत है, तो खेल चल रहा है। एक तरफ हम देखें इन्हीं पॉलिटिशियंस को काफी प्यार है मीडिया से। संजय राठौर जिसके ऊपर व्यभिचार और उसका आरोप है, जिसने इस्तीफा दिया, इसके बाद एफआईआर तक आज तक उसके ऊपर एफआईआर तक नहीं रजिस्टर हुई। यह है महाराष्ट्र की विकास आघाड़ी की सरकार। तो इश्यूज बहुत है। ये क्या इशू है? नहीं, ये बात अभी जो किसके साथ फोटो हो गया, विद्या जी ने भी बात कही ना, कोई लेना देना। जी अशोक जी, विद्या जी ने अभी थोड़ी देर पहले ये बहुत अच्छी बात कही कि तमाम सारे इश्यूज हैं, उस पे फोकस बात करने की बजाय ये चल रहा है। विद्या जी, एनफ इज एनफ, बंद होना चाहिए, ये सब काम करना चाहिए। सरकार केंद्र सरकार की एजेंसीज है, आपके पास एजेंसी है, आप एजेंसीज को ऑर्डर करिए। महाराष्ट्र पुलिस इन्वेस्टिगेट। अशोक जी, विद्या जी को जवाब दीजिए। महाराष्ट्र पुलिस, बाकी जगह तो विद्या चौहान खड़े तो तुरंत दिख जाता है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को संजय राठौड़ का एफआईआर नहीं दिखता। आज उस महीने को 6 महीने हो गए उस लड़की की आत्महत्या को। जी विद्या जी जवाब दीजिए। मैम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आप पहले। हमारी जो चर्चा चल रही है, तो मुझे ये बताना है कि बार बार विनयाताई ने एक बहुत अच्छा मुद्दा उपस्थित किया कि मुंबई महानगर पालिका के जो इलेक्शन अभी आए हैं 2-3 महीने पे, तो उसमें भाजपा को अपना अभी डर लगने लगा है कि हम लोग फिर से आएंगे या नहीं, क्योंकि उनके साथ अभी शिवसेना भी नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने नवाब मलिक जो मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उनके संबंध किस तरह से बॉम्ब ब्लास्ट के लोगों से है या अंडरवर्ल्ड से है, ये दिखाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन सब कोशिश उनकी नाकाम रही। मुझे ये कहना है कि अभी एडवोकेट आपके यहाँ जो आशुतोष जी है, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया कि मुंबई में अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसे लोगों की है तो उसके बाहर वो बोर्ड लगाना चाहिए। ये बीएमसी का या गवर्नमेंट का या हाईकोर्ट का काम होना चाहिए ऐसा कि ये भाई फलानी प्रॉपर्टी इसकी है, कोई खरीदी न करे, इस तरह से होनी चाहिए। लेकिन ये होता नहीं। मुंबई में प्रॉपर्टी लेना एक बहुत बड़ा काम होता है, और आजकल मुंबई में सब इतनी महंगाई है, इतने प्रॉपर्टी के रेट्स हाई है कि गरीब को एक झोपड़ा लेना भी बहुत ही मुश्किल है। और इसके बाद लोगों को कहीं भी जगह मिल जाती है तो लोग ये नहीं सोचते कि ये कॉलोनी कहाँ बनी है, क्या बनी है, सस्ते में मिल रहा है, चलो ले लो। ऐसे आम आदमी की ये यहाँ की रीत है झोपड़ा खरीदी करने की। तो इसमें ये प्रॉपर्टी कैसी अंडरवर्ल्ड की है या उसके कनेक्शन कैसे है, ये दिखाने की नाकामयाब कोशिश फडणवीस जी ने की है। एक्चुअल उनका नहीं विद्या जी, विनय वो तो पेपर्स दिखा रहे हैं भाई, वो इसमें नाकामयाब कोशिश। दूसरी बात ये तो पेपर तब जब वो खुद कह रहे हैं कि वो मिनिस्टर नहीं थे जब ये डील हुई 2005 में, लेकिन फिर भी नवाब मलिक
किसी भी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से वो गरीब इंसान नहीं थे जो मुंबई में घर ढूंढता है और जो किसी भी कीमत पे, अगर कम कीमत पे झुग्गी झोपड़ी मिले तो वो ले लेगा। उनका खुद का वहां पे, मैं उदाहरण दे रही हूँ आपको, उदाहरण दे रही हूँ। उनका खुद का वहां पे जो है कारोबार है, उनका खुद का वेयरहाउस है। उन्होंने 1996 का कैंपेनिंग वहीं पे हुआ था। तो वो उनका कहना है कि हम यहाँ पे टेनेंट थे, जब टेनेंट को मालिक ने खुद से दिया एक ऑफर कि आप खरीद लो, और क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट बढ़ रहा था, झुग्गी झोपड़ियां बढ़ रही थी, तो उस वक्त उन्होंने डील करा और वो जमीन ले ली। अब इस पे उस पे एलिगेशंस उठ नहीं सकते। मुद्दा एक तो लीगल है जैसे आपने कहा, दूसरा इमोशनल है जैसे मैंने कहा। अब दोनों मुद्दों पे कौन सी बाजू ज्यादा भारी होती है ये देखना ये पड़ेगा। बात भी सही नहीं, बीएमसी चुनाव के मद्देनजर थोड़ा परसेप्शन का खेल, 3 महीने बाद चुनाव पूरा ही तो परसेप्शन का बैटल चल रहा है। अगर दोनों के पास इतने डॉक्यूमेंट्स हैं तो दोनों ही मीडिया के पास सामने आ के क्यों ये बातें कर रही है? परसेप्शन बैटल ही तो है। एजेंसीज के पास विनोद जी ये बताइए ना, और इन्वेस्टिगेशन करवाना। महाराष्ट्र के पास काफी सारी एजेंसीज हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं, सेंटर के पास एजेंसीज हैं। आज अगर फडणवीस कहते हैं कि मैं देखूंगा कि कौन सी अप्रोप्रिएट सेंट्रल अथॉरिटी है और फिर मैं उनके पास जाऊंगा, तो फिर आप उनके पास ही दे देते और फिर उसके बारे में बात करते हैं। Exactly, विनोद तो ये जी, तो फोरम शॉपिंग एक तरफ से चल रहा है और दूसरी तरफ से परसेप्शन रोज सुबह जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट होते हैं, इसमें हम भी तय नहीं करेंगे और जो हमारे बेचारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, जो पत्रकार, वो लोग तय नहीं करेंगे। तो ये किसको आप बताने के लिए करते हैं? आपके पास सारा माल असबाब है, एजेंसीज आप जानते हैं, चले जाइए, उनको दीजिए, कार्रवाई आगे बढ़ाई। लेकिन ये मीडिया में रोज आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये क्या है? बंद करिए ये सब। आप लोगों के पास कागजात है, दोनों लोगों के पास, जाइए। हमने एक बात यहाँ पर सुन लीजिए, मीडिया में रोज हमने आ रहे, मीडिया में रोज सवेरे अपना टीवी ऑन किया तो नवाब मलिक जी वहां पर मीडिया में दिखते हैं। हाँ बिल्कुल, मीडिया में तो आ क्या है इस सब पूरे केस में, इस केस अरे जिसके पास ज्यादा मसाला रहेगा वो आएगा के रूप में, और जो तुम्हारे पास मसाला कम है वो रोज तो तिवारी जी मसाला आप हमको क्यों बता रहे हैं? मसाला आप अपनी सरकार से कार्रवाई करवाइए ना, मसाला है तो। अरे तो यहाँ पर बात की गई कि इस महाराष्ट्र में बहुत सारे मसले हैं, उनको सुलझाने के वजह हाँ। ड्रग्स और पेडिलिस्ट को बचाने के लिए ये सरकार काम कर रही है। नवाब मलिक किसको बचा रही है? नवाब नहीं, कौन किसको बचा रहा है ये समय तय करेगा। कौन किसको बचा रहा है ये समय तय करेगा। नहीं, कौन किसको बचा रहा है ये समय तय करेगा। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। देखो विनोद जी, आप गलत बोल रहे हैं। आप करप्ट अफसर को बचा रहे, ये तथ्य सामने आए हैं। आप एक्सटॉर्शन करा रहे हैं, ये तथ्य आ रहे हैं। अरे 6 ग्राम में आप ड्रग पेडलर हो गए, 6 ग्राम में आप वो ड्रग पेडलर हो गया। कुछ तो भी चल रहा है आपका। नेताओं ने कुछ भी कहा तो नहीं, हम सच ही बोलते हैं। नहीं, हमारी आत्मा से बोलते हैं, हम सच ही बोलते हैं। ये हमारी सच्चाई पे मत ऑब्जेक्शन लो, हम सच्चाई बोलते हैं। आप फर्जीवाड़ा कर रहे तो कर रहे, आपकी सेंट्रल एजेंसी गलत काम कर रही। विनोद जी, आपकी सेंट्रल एजेंसी, अरे हम नहीं बचाना चाहते। मैं आप वानखेड़े जी भाई ये देखिए, वानखेड़े को बचा रहे हैं, आप कई ड्रग माफिया को बचा रहे हैं। अरे दूसरे वानखेड़े जी भी यहाँ पे हैं, उनको कोई नहीं बचा रहा, मैं उनके पास जा रहा हूँ। अशोक वानखेड़े जी, आज वो हमारे साथ है, अशोक वानखेड़े हमारे साथ है। अरे आपके साथ कैसे हो जाएंगे? पत्रकार आदमी है, वो निष्पक्ष बात करते हैं। हमारे साथ है। नहीं, मुझे तो डर लग रहा था कहीं मुझे गाली देंगे। वानखेड़े जी बताइए आप किसके साथ है? लीजिए, आपको भी समेट लिया उसी में। तो सच है वो बात यहाँ पर देश के सामने लाना जरूरी है, इसलिए हमने मैं महाराष्ट्र की जनता के साथ हूँ। एनबीसी अपना काम कर रही है, एनबीसी अपना काम कर रही है। नवाब मालिक को इतना उत्तेजित होके इस विषय में कूदना नहीं चाहिए था। अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट के मंत्री 2-4 खाते उनके पास और है, वहां पे 12 बजे हुए हैं। एक मिनट, समीर वानखेड़े क्या कर रहा है? और समीर वानखेड़े ने गलत काम किया, उनके दामाद को अटकाया, तो वो तो कोर्ट ने उनको दे दिया। बाद में जब कोर्ट छोड़ेंगे तो समीर वानखेड़े को अलग से वो बुक कर सकते हैं। हमारे यहाँ लीगल ऑप्शन है। हमारे यहाँ नारायण राणे बार बार कह रहे थे कि आदित्य ठाकरे ने बलात्कार करके हत्या की, नाम ले लेके बोल रहे थे। सीबीआई की इंक्वायरी हुई, हमने कहा कि अरे आप पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बड़े नेता है, सीबीआई को दे दीजिए सारे डॉक्यूमेंट, अंदर जाने दीजिए इन सबको। चुप है, केंद्र में मंत्री बने हैं। सीबीआई को अभी तक पता नहीं पड़ा उस केस में क्या हुआ, सब सुशांत सिंह राजपूत के केस में या सालवा। बराबर बोल।
तो ये बराबर बोल रहे हैं। हवाबाजी नहीं तो क्या माने इसमें? मुझे एक बात बताइए, मैं ये कहता हूं कि क्या नवाब मलिक लोगों का मन भटका नहीं रहे हैं इस केस में बोल बोल के? महाराष्ट्र के जो ओरिजिनल इश्यूज है इसके बारे में कौन बोल रहा है आज? कौन बोल रहा है? एक मुझे बताइए, कौन बोल रहा है? कोई बोल रहा है? ना विपक्ष बोल रहा है ना पक्ष बोल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, भगवान भरोसे। अरे हमारे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं ना, क्या ऐसा बोल क्यों रहे कर हैं रहे हैं? मुख्यमंत्री? क्या बोल रहे हैं? तिवारी जी क्या बोल रहे हैं मुख्यमंत्री? अहमदनगर, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। अहमदनगर में हॉस्पिटल में आग लग गई, कितने लोग मर गए? 11 लोग मर गए। आपके मुख्यमंत्री ने कहा कठोर स्टेप लिए जाएंगे। उसके पहले 1 साल से 100 से ज्यादा हॉस्पिटल में लोग मरे हैं आग लग के। हर बार वो बोलते हैं कि कठोर। अरे कठोर बोलने से थोड़ी ना काम होता है। आज तक एक भी हॉस्पिटल पे एक्शन नहीं हुआ है। क्या सिस्टम है आपके यहाँ? भंडारा में लोग छोटे बच्चे मर गए, क्या सिस्टम है आपके यहाँ? एक आग लगने का काम आप नहीं रोक सकते। अभी तक किसी अधिकारी को प्रोसिक्यूट नहीं हुआ, कोई आज तक कोई जेल नहीं गया, किसी पे FIR दर्ज नहीं हुई। एक फॉरेस्ट ऑफिसर आत्महत्या करती है, उसमें FIR दर्ज नहीं हुआ। एक लड़की मर जाती है, संजय राठौड़ इस्तीफा देते हैं, उसका FIR दर्ज नहीं हुआ। ये सरकार है, ये सरकार काम कर रही है। आपने लोगों को इंटरव्यू लिए, MPSRTC में इंटरव्यू लिए नहीं। तिवारी जी मैं नाम और आंकड़ों के साथ बोलूंगा। आपने MPSRTC में ड्राइवरों के लोगों के लिए इंटरव्यू लिया, उनको नौकरी पर रखने का बोल दिया, अभी तक उनको ज्वाइन नहीं करवा रहे हैं और वो लोग किसी की गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि अभी तक 6 महीने से कोई उनको बोल नहीं रहा है कि उनका वाकई होगा कि नहीं होगा। पैसे मांगे जा रहे हैं जी वानखेड़े जी। अरे वानखेड़े जी, दिखाई नहीं देता लोगों को? क्या ऊर्जा मंत्रालय में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? यदि बोलना शुरू तिवारी जी ये सारी बातें तिवारी जी ने संज्ञान में ले ली हैं, इस पर कार्रवाई करेंगे। इशू नहीं है तिवारी जी, आप खुद लिखते हो कि कलेक्टर नहीं सुनता है। तिवारी जी आपने खुद चीफ मिनिस्टर का सुन लिखा है कि आपका कलेक्टर नहीं सुनता है, कलेक्टर काम नहीं कर रहा है, ये आपने खुद लिखा है मुख्यमंत्री को। तो ये काम करती हुई सरकार है, मुख्यमंत्री का बताया हुआ आदेश क्यों नहीं सरकार कलेक्टर पालता? भाई अशोक जी, किसी को डर नहीं। अशोक जी रुकिए ना सर, हो गया है। असली सवाल यही है कि काम होना चाहिए। और ये जो रोज रोज की मीडिया ट्रायल चलती है ना, हमारा तो काम है सर, हम तो रोज खबर दिखाएंगे, शो भी करेंगे, लेकिन उससे प्रदेश की जनता का किसी को भला नहीं होने वाला है। अगर वाकई दमदार केस है, जैसे आप तिवारी जी कह रहे हैं, बहुत मसाला है आपके बात, तो सर कोर्ट में जाइए, एजेंसीज लगाइए, आप सरकार में। जी विद्या जी जल्दी से एक बताइए। देखिए आपने बोला कि मीडिया ट्रायल रोज चलती है, मीडिया क्यों नहीं दिया? मीडिया सुबह से नवाब मलिक दिखाती है, तो मुझे आपसे ये पूछना है कि मीडिया को पूछिए ना कि मीडिया कौन सी खबरें दिखाती है। हम लोग किसानों के लिए काम करते हैं, हम लोग गरीबों के लिए काम करते हैं, हम लोग महंगाई के ऊपर करते हैं, महिला अत्याचार के लिए करते हैं, लेकिन कोई भी मीडिया उधर आती भी नहीं है। मीडिया अपना विद्या जी चैनल वालों को आदत पड़ी है, तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने बोलना चाहिए ना। विद्या जी, आजकल मीडिया जी सुनिए ना, हम लोग सारी खबरें दिखाते हैं। एक मिनट विद्या जी, अरे विद्या जी सुन तो लीजिए ना, यही दिखा रहे हैं। विद्या जी सुन तो लीजिए आप, जिस तरीके से सारे, हाँ सुनिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ विद्या जी, मैं सवाल पूछा है ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। जैसे सारा कामकाज छोड़ करके नवाब मलिक जी आजकल अपनी प्रायोरिटी ये बनाए हुए हैं, वैसे जब कोई ऐसी कोई सनसनीखेज खबर आएगी तो हमको भी लगेगा यार किसान वालों से ज्यादा मसाला इसमें है, तो हम भी वो दिखाएंगे। तो आप मौका दे रहे हैं ना सर, मौका आप दे रहे हैं, आप इवेंट क्रिएट कर रहे हैं और हमें ट्विटर पे इनवाइट करते हैं कि 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आ जाइएगा। तो विनया जी हमारी मदद करती हैं, चली जाती हैं। विनया जी आप क्यों जाती हैं 10 बजे रोज? अब जैसे कि आपने कहा मसाला है, सबको जो रायता फैला हुआ है उसमें सबने देखना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, तो इसमें इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो एलिगेशंस बढ़ रहे हैं। और इतने कद्दावर नेता जब बात करते हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप जाएंगे। अगर कोई एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर है जो बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप जाएंगे। अगर शाहरुख खान जैसा बड़ा नाम है तो पूरे तो देश का इंटरेस्ट है, टीआरपी बढ़ाने की आदत सही बात है। अरे टीआरपी कैसे बढ़ा रहे हैं आप लोग? अगर अच्छे काम करना वो भी दिखाएंगे ना। नहीं दिखाते भैया, मेरे को पूछिए आप। अरे मैं दिखाता कैसे? कभी टीआरपी का नहीं, मीडिया को बदनाम मत करिए। ये सब जो आप लोगों ने समझ लिया है ना, आपको टीआरपी चाहिए होता है, नेताओं को टीवी पे दिखने का शौक लग गया है।
कोई दिखा नवाब मलिक को टीवी पे रोज आने का कीड़ा लग गया है। सरकार आई है तब से एक भी अच्छा काम इन्होंने किया नहीं है। और अगर अच्छा काम करते हैं तो हाँ। मीडिया का अटेंशन हो ना हो ये थोड़ी ना डिसाइडिंग फैक्टर है कि आप अच्छा काम करेंगे काम ना इसलिए थोड़ी किया जाता है कि मुझे मीडिया में बहुत बढ़िया दिखाना है। आप अभी मेरा कहना विद्या जी अरे सुनिए सर, समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है। विद्या जी देखिए, सरकार का काम, विद्या जी सुन लीजिए, समय एकदम समाप्त हो रहा है, मुझे शो भी खत्म करना है। सरकार का काम है कि जनता की सेवा के कामकाज करे, हम लोग उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। लेकिन जब इस तरीके के इवेंट क्रिएट होते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, बॉलीवुड का सुपरस्टार बादशाह, जब इनसे जुड़े मसले आएंगे तो हम दिखाएंगे। हमारा काम हम नहीं दिखाएंगे तो आप कहेंगे देखिए इतनी बड़ी घटना हो गई उनके घर पे, उनके लड़का ड्रग लेते हुए पकड़ा गया, आपने दिखाया तक नहीं, आप उनके साथ मिले हुए हैं, फिर आप ये आरोप लगाएंगे। हमारा काम दिखाना है, किसी के तरफ से नहीं दिखाते हैं। लेकिन जो बात यहाँ पे हो रही है कि मीडिया में दिखाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके पास बहुत अच्छे तथ्य हैं, मसाला है, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप एजेंसीज और पुलिस के पास जाइए, जांच करिए। सरकार आप लोगों की है, कौन रोक रहा है आपको जांच करने से? लेकिन इस तरीके से करके सिविल परसेप्शन का जो खेल हो रहा है, इससे शायद बचना चाहिए किसी को भी, चाहे जो कर रहा हो, इधर का उधर का तीन का। जो मैंने बताया ना कि इतने कैरेक्टर बदल गए कि शो करने में हम लोगों को सोचना पड़ता कि किस एंगल से एंट्री करें। आर्यन खान से एंट्री करेंगे तो यहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। अब कल देखिए एक और नया धमाका, विनय कल एक धमाका होने वाला है, ज्यादा बड़ा धमाका होगा, बिल्कुल इससे ज्यादा बड़ा धमाका होगा। तो देखिए कल एक और बड़ा कुछ हो सकता है, पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। अगर कुछ और बड़ा होगा तो फिर शो करना पड़ेगा, फिर आप कहेंगे देखिए मीडिया अपनी टीआरपी बढ़ा। अब अगर आप मुझे तस्तरी में सजा के टीआरपी देंगे तो हम क्यों नहीं बढ़ाएंगे? उम्मीद करते हैं कि ये एनफ इज एनफ जो तिवारी जी ने बोला है उसको सरकार समझेगी, लोग भी समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज़।